नमस्कार। चलिए, तो अब हम लोग पहुंच चुके थे। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या समझाया था? मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि देखो वो पैराग्राफ एक्चुअली मेरे पास उस टाइम था नहीं, मैंने अब ये लगवा दिया है। ये देखिए, ये ग्लूकोजामाइन और लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा था एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये दोनों बातें आपको बड़े मोटे तौर पर समझ में आनी चाहिए, है ना? बने हुए हो मेरे साथ? और लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, डांट दिया था कि ये वन शॉट देखना बंद करो। एक्चुअली बहुत गड़बड़ है, मत देखो वन शॉट। सीरियसली आप कहोगे वाकई कि किसी बेवकूफ बंदे ने बड़ी अच्छी बात समझाई थी। आप बंद कर दो वन शॉट देखना, सीरियसली। आप ये देखिए, आप पूरा देखिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो देखिए, अगर आपको यूट्यूब पे कोई और ट्यूटर है अगर उसका भी अच्छा लगता है तो आप उसकी देखिए, लेकिन पूरी पूरी वीडियोस देखिए। टाइम एक ही बार में दे दीजिए उसे कि हाँ भाई क्वालिटी है, एक ही बार में बढ़िया करके उसको हम पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे एंड दैट्स ऑल। छोड़ दो उसे बस, फिर तो रिवीजन पर रिवीजन, फिर दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? चलो अब देखो यहाँ पे, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बात सबको पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। आगे, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। इसका मतलब जो तुम लोग कागज पेपर पे लिखते हो तो वो भी सेलुलोज है। पहले पेड़ों को काटते हैं, फिर उनका पल्प बनाते हैं। अगर आपको अभी यूट्यूब पे आप जाइए, आप चेक करिए, अभी मत जाना, रुक जाओ, कभी चली पड़े हो तो रुक जाओ, अभी यूट्यूब पे जाना बाद में, उस पर देखना कि हाउ द पेपर आर मेड्स। तो वो कैसे करते हैं? वो प्लांट को काटते हैं, फिर उनका छोटी छोटी लकड़ियां काटेंगे, फिर उसका चूरा बना देंगे, बिल्कुल बारीक पल्प। फिर उसमें से जो सेलुलोजिक फाइबर है उनकी हेल्प से क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है। आगे बढ़िए, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। हमने ये देखा कि नेचर में और भी बहुत सारे पॉलीसैकेराइड हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे एक की मैं आपको बता रहा हूं, दे हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। इसका मतलब उसमें शुगर जो है वो केमिकली मॉडिफाई हो सकती है। इसका मतलब शुगर तो है लेकिन साथ साथ में कोई ना कोई अमीन ग्रुप लगा हुआ है, प्लस उसमें कोई ना कोई एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, पीछे वाले लेक्चर में देखो जाके, और आपको समझ में आ गया कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड गैलेक्टोकोजामाइन एटसेट्रा। अब भूलिएगा नहीं इस काइटिन के बारे में। मैं आपको ये शायद बता चुका हूं कि जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा 101 बैच में, अरे यार क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। तो जो एनिमल किंगडम हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जो ऑर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बनता है, ऑर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन बनता है, जो बाहर का उसका कंकाल बनता है, वो काइटिन का है। आगे, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर। देखो ध्यान से देखना, होमोपॉलीमर मींस मैंने आपको बता चुका हूं प्रोटीन आपके कैसे बनते हैं। हेट्रोपॉलीमर मतलब अमीनो एसिड के जो नंबर हैं, अमीनो एसिड की जो मतलब क्वालिटी है या क्वांटिटी है, जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। लेकिन जब भी आप किसकी बात करोगे, जब भी आप लोग बात करोगे इसकी होमोपॉलीसैकेराइड की, मतलब पॉलीसैकेराइड की, तो वो होमो होने चाहिए। होमो इसलिए होने चाहिए क्योंकि उनके अंदर यूनिट सेम लगी होती है। ऐसा नहीं होता है कि ग्लूकोज है तो उसके बाद में फिर आप कुछ और लगा दो, फिर कुछ और लगा दो, फिर कुछ और लगा दो, ऐसा नहीं होता। अब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि मैं इससे आगे आप लोगों को लेके चलूंगा, और आगे लेके चलने के लिए मुझे आपको अब समझाना पड़ेगा डाइसैकेराइड। लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू कि मैंने आपको मोनोसैकेराइड कंफर्म कर दिया था। नाउ आई एम टीचिंग यू द डाइसैकेराइड, और ये यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, फिर बाद में मेरे पे मत चिल्लाना कि सर ये क्या हो गया और वो क्या हो गया। समझ गए? तो चलूं आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है इसमें। पहली बात कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। तो मैं देखो आप लोगों को क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, माल्टोज। अब आप कहोगे सर माल्टोज तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, माल्टोज तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है ना? तो फिर एक काम करो, अपनी रेटिना पर प्रकाश की तरंगें डालो, और उसके बाद में फिर वो जब वो स्टिमुलेट होंगी तो फिर उसमें एक इमेज बनेगी, और उस इमेज को एनसीईआरटी के सहारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर पे पहुंचो, और वहां पे आप लोगों को दिखाई दे जाएगा कि डाइजेशन में हम लोग जब शुगर को डाइजेस्ट कर रहे थे तो माउथ में जो हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहे थे तो वहां से माल्टोज बन रहा था। आप समझ लीजिए कि अगर एनसीईआरटी में वो चीज लिखी हुई है तो वो मुझे पढ़ानी पड़ेगी। अब मैंने माल्टोज को डाइसैकेराइड क्यों बोला? बहुत इजी है। कैसे डाइसैकेराइड आपने इसलिए बोला क्योंकि उसमें दो सब यूनिट लगी होंगी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे क्या लगे होंगे? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मैंने क्या बोला? माल्टोज में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको अल्फा भी बता चुका हूं, ऊपर क्या होगा? एच, नीचे क्या होगा? OH। डी भी बता चुका हूं कैपिटल में, तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कायरल कार्बन पर डी। अगर डी शुगर मैंने बोला है तो कायरल कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में होगा? राइट में होगा। और ये ग्लूकोज, और ये दो होंगी तो अल्फा, फिर से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा डी ग्लूकोज। ये दो बातें मैंने आप लोगों को यहां पर लिख दी हैं। अब मुझे थोड़ा तेज तेज चलने पे
चलने के लिए मुझे स्टिमुलेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है बाई नाउ अब तुम इतनी बातें समझ गए हो कि हाँ सर अब समझ में आ रही है सारी चीजें। ध्यान से देखिए, मैंने अल्फा बोला है तो ऊपर मुझे H रखना है, नीचे मुझे OH रखना है, यहां पर मुझे H रखना है, इधर OH रखना है राइट में, लेकिन यहां पर मुझे क्या रखना पड़ेगा H, और अंदर क्या रखना पड़ेगा OH, यहां पर H, यहां पर H रखना पड़ेगा, सॉरी ये बाहर है ना, तो यहां पर भी OH रखना पड़ेगा, यहां H रखना पड़ेगा, और यहां पर CH2 क्या रखना पड़ेगा बच्चे, OH। फिर मैंने आपसे ये बोला कि मुझे ये 2 चाहिए, तो 2 चाहिए का मतलब ये हुआ कि मुझे आपको कुछ ये कहानी करके देनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुन लो, मैंने आपसे क्या बोला कि इसके मुझे आप लोग जल्दी से क्या दे दो, कार्बन के नंबर दे दो। तो कार्बन के नंबर कैसे दोगे आप लोग, आपको पता है कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, है ना। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। कई बार बच्चों को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है मेरे लेक्चर के दौरान, वो ये कहते हैं सर आप एक एक चीज को फिर वापस से क्यों लिख देते हो। अरे भैया इसलिए लिख देता हूं क्योंकि वो मेरे हाथ से निकल जाए, मेरे दिमाग से एक बार चल जाए। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर अब ये मत कहना सर आपने तो कॉपी किया था, अरे वो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए किया, लेकिन आप लोग कर देंगे तो इट कुड बी फार बेटर। अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये पहला कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। देखो लो, ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूं, ये पहला कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। तो अगर मैं पहले कार्बन के OH और चौथे कार्बन के OH दोनों में से अगर वाटर का रिमूवल दे दूं, तो इसका मतलब यहां से O हटेगा, यहां से O हटेगा, सॉरी एक ही O हटेगा, और 2 यहां से क्या हटेंगे H, लेकिन एक ऑक्सीजन बचा रहेगा। आई समझ में बात। तो इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप इसको फिर से कॉपी करने वाले हो, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, आप तो कर दोगे, आप तो कर दोगे, हाँ भैया मैं तो कर ही दूंगा। ये देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब अब यहां पर मैंने इसको क्या बोला कि जरा इसको 1 मिनट के लिए यहां से हटाइए। मैंने आपको पीछे वाले ऊपर वाले पोर्शन में क्या बताया कि बीच में क्या रखना है तुम लोगों को, ऑक्सीजन, और ध्यान से देखना ये ऐसे आया, बीच में ऑक्सीजन, और ये ऐसे आ गया। तो अब मैंने आपसे ये बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ये बॉन्ड बना है, आप जानते हो ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है, मैं इसका नाम लिख रहा हूं आपके सामने और आप इसको बहुत आराम से समझ पाएंगे। ये बॉन्ड है बीटा, जल्दी बोलो मुझे बीटा क्यों बोला मैंने, बेटा नहीं बोला है, बीटा, और बीटा के बाद में मैं N नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा N, क्योंकि भैया N क्यों लिखोगे आप लोग, नाइट्रोजन थोड़ी ना लगा हुआ इसके अंदर। मैं बीटा आपको उधर दिखाना चाह रहा हूं, जैसे मैंने न्यूक्लिक एसिड में नहीं पढ़ाया था आपको, तो उधर की बात नहीं हो रही है यहां पर। मैंने लिखा बीटा 1, मैंने लिखा बीटा 1, कॉमा लगा के 4, देखो 1 4, और अगला मैंने लिखा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपको बात समझ में आ गई, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें इधर क्या है N ग्लूकोज, सॉरी अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इधर भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, और इस तरीके से आपका क्या बनता है, माल्टोज बनता है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ध्यान से सुनना, इसमें ये पहले नंबर का कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर का कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले नंबर के कार्बन के पास में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, सुनो 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 सुनो, कैमरामैन जरा फोकस करो इधर। अगर मैंने आपसे यह बोला है कि पहले नंबर के कार्बन पर OH फ्री है, तो आपने कहा सर दिखा दें, लो देख लिया, ये है, देखो पहले नंबर के कार्बन पर OH फ्री है, और अगर ये OH फ्री है तो ये, तो मैं यहां लिख रहा हूं it can convert cupric ion into cuprous। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब क्या मतलब हुआ, ये रिड्यूस कर सकता है किसे, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में रिड्यूस कर सकता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ आई आपको। अगर इसने ये ऐसा कर दिया तो ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर हो गई। बात समझ आई, इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसीलिए अब, और इसके बिहाफ पे किया, तो इसीलिए तुम लोग ये कहोगे कि मोस्ट मोनोसैकेराइड या मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। रीजन क्या रहता है उसके पीछे, क्योंकि वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इधर आके देखना, क्या इसके पहले कार्बन पर OH फ्री है, चेक करके बताओ। क्या इसके फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री है, नहीं है फ्री, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने बॉन्ड लगा दिया। क्या इसके चौथे कार्बन पे OH फ्री है, तो हाँ फ्री है, लेकिन चौथे की तो बात ही नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है, पहले कार्बन की। तो अब ध्यान से देख लेना, अगर मैं आपसे पूछूं कोई शुगर है और उसमें आपको ये बताना है कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट। आप ये कहोगे कि सर पहला कार्बन दिखाओ फटाफट से, और मैंने पहला कार्बन आपको दिखा दिया, वो पहले कार्बन पे OH फ्री नहीं है, और अगर OH फ्री नहीं है तो फिर सीधी बात आपने क्या बोली, सर ये नॉन रिड्यूसिंग हो गई। और अगर OH फ्री है तो आप कहोगे सर ये रिड्यूसिंग है। अब आपको समझ में आई बात या नहीं आई, आ गई।
भूल जाओ यार, अभी ना थक जाता हूं कसम से तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, एक और समझाता हूं मैं आप लोगों को, एक और समझाता हूं, और उसे देखिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुक्रोस। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सुक्रोस। अब आप कहोगे सर सुक्रोस पढ़ाना जरूरी था? हाँ बच्चे बिल्कुल जरूरी था। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि सुक्रोस में आपको इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे है? पहले मैं आपको ये समझा दूं कि सुक्रोस में आएगा क्या। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इसमें दो हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाने के लिए तो मुझे बड़ी जल्दी से आना पड़ेगा। देखो यहां पर कैसे बना सकता हूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज, ये देखो ये आ गया, ऐसे 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 ऐसे। अब मेरी आदत के मुताबिक आप अच्छे से बात ये जानते हो कि सर करना तो आपको वही है जो अच्छा होगे। तो भैया बीटा में अल्फा मैंने बोला है तो H ऊपर होना चाहिए, OH नीचे होना चाहिए, यहां पर H, इधर में OH, क्योंकि ग्लूकोज की बात हो रही है तो H है, इधर OH रहेगा, इधर भी OH रहेगा, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, यहां पर CH2OH रहेगा। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर मैंने ये कहा कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, तो आपने कहा सर दूसरी चीज तो फ्रक्टोज होनी चाहिए, दूसरी चीज फ्रक्टोज होनी चाहिए। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर है, आपको याद आ गया, फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर है, लेकिन वो 6 कार्बन वाली है। इसका मतलब कार्बन अभी भी मुझे 6 ही रखने पड़ेंगे, लेकिन उसकी रिंग चेंज है। ध्यान से देखना, इसकी फ्रक्टोज की जो रिंग है वो चेंज है। कैसे चेंज है? ध्यान से देखिए, वो रिंग आप लोगों को ऐसे मिलेगी, कुछ इस तरीके से। ये देखो, बहुत ध्यान से देखो मेरी बात। लेकिन अब कहानी ये है कि इसके पास यहां पहला ये आ गया H और यहां लिखा हुआ है CH2OH। ध्यान से देखो मैंने क्या वर्ड बोला है, मैंने यहां लिखा CH2OH। अब इसका पहला कार्बन कोई तुमसे पूछेगा तो आप कहोगे सर ये है पहला कार्बन। कहां पर है बच्चे? पहला कार्बन इसका ये लिखा हुआ, देखो ये है इसका पहला कार्बन, दूसरा ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और पांचवे के बाद में यहां पर एक दूसरी फंक्शनल ग्रुप रखी हुई है CH2OH, CH2OH इस तरीके से। अब बाकी चीजों को मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी चीजों को मैं नहीं लिख रहा हूं, चाहूं तो लिख भी सकता हूं कि यहां पर आपके पास में H है, यहां पर OH है, यहां पर OH है आपके पास में, अंदर की तरफ क्या है, मेरी आंख में क्या आ गया, हाँ यस HOH, ठीक है, और यहां पर भी OH है। चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो भी काम चल जाएगा आपका। तो अब सवाल ये आया कि इसमें कितने ग्रुप हैं। देखो यहां पर OH है, सॉरी यहां पर देखो ये इतने ग्रुप आ गए आपके पास में। अब इसका नाम बताओ मुझे क्या है। इसका नाम बना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोस। अब बीटा क्यों बोला? क्योंकि ऊपर OH है। इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि इसमें OH कहां है? नीचे है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे अगर इसके कार्बन पूछूं तो आप कहोगे सर पहला, और ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, और ये है पांचवा, ये है पांचवा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां से डिहाइड्रेशन कराना है, यानी कि वाटर को बाहर रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? आप बहुत ध्यान से देखिए, इस पहले कार्बन से और इस सेकंड नंबर के कार्बन से यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। और जैसे यहां से वाटर रिमूव हुआ तो आपने कहा सर H2O यहां से रिमूव हो गया, तो फिर बचा क्या? तो बचेगा तो वही जो मुझे बचाना है। देखो यहां पर ये कुछ इस तरीके से, मैं इसको कॉपी करके यहां लेके आ रहा हूं आदत के मुताबिक, और अब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी है, क्या समझाने की आपको कोशिश हो रही है। तो यहां से ये देखेंगे, यहां से ये देखेंगे। अब अगर H2O यहां से निकलता है, अगर H2O यहां से निकलता है तो फिर यहां पर बीच में क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन ही तो बचने वाला है। तो लो ऑक्सीजन यहां पे बच गया। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बच्चे पहले तो मुझे तू ये बता दे कि इसका बॉन्ड का नाम क्या है। तो बॉन्ड का नाम तुम क्या बताने वाले हो? देखो आप बताओगे अल्फा 1, इसके हिसाब से अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरी चीज में लिखूं, इसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जल्दी बोलो मैंने नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला? अगर तुम में से किसी ने ये बात बता दी तो 5 रुपए की चॉकलेट खरीद के खा लो, 5 रुपए मैं आपको पेटीएम कर दूंगा, खा लो। 5 की खिलाऊंगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती है। यस, तो बताना जरा मुझे कैसे ये नॉन रिड्यूसिंग कैसे हुई? मत खोल, कमेंट मत खोल, रहने दे। अरे रुक जा, हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये नॉन रिड्यूसिंग कैसे हुई? ये नॉन रिड्यूसिंग ऐसे हुई कि सर पहले कार्बन की बात हो रही है, यहां पहले कार्बन की बात हो रही है तो यहां पर देखो कोई भी OH फ्री नहीं है। यहां पहले कार्बन की बात हो रही है तो यहां पर भी कोई OH फ्री नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है।
तो जब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे OH है ही नहीं, तो फिर ये क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगी, और दिस इज द रीजन कि इसको मैंने नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला है। तो ये बात याद रख सकते हो। दूसरा, एक शुगर और है जिसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम बता देता हूं, उसे हम कहते हैं ट्रेहलोस शुगर, TREHLOSE, ट्रेहलोस शुगर। अब आप मुझसे ये पूछोगे ट्रेहलोस शुगर क्या है, कोई बात नहीं बच्चे, पूछ लो। ये भी क्यों पढ़ाई मैंने आपको, क्योंकि ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो दो याद रखो, पहली सुक्रोस, सुक्रोस क्या है, ये लिखा है मैंने, देखो सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है। दूसरी क्या है, ट्रेहलोस क्यों है, ट्रेहलोस इसलिए है क्योंकि वो भी, उसके पास भी कोई फंक्शनल ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल, सॉरी फंक्शनल नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, इसीलिए मैंने उसको भी क्या बोला कि दिस इज आल्सो अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रेहलोस मिलती कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, आर्थ्रोपोड के ब्लड में। अब मैंने ब्लड बोला तो बोला है ब्लड, लेकिन ब्लड होता नहीं है उसके अंदर, उसका वो क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। तो उनके हीमोलिम्फ के अंदर एक डाइसैकेराइड शुगर मिलती है जिसको हम लोग ट्रेहलोस कहते हैं, और वो ट्रेहलोस शुगर मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं पॉलीसैकेराइड। बस हो गया खेल खत्म। अब मैं आपको समझाने वाला हूं पॉलीसैकेराइड, ध्यान से देखिए। आई नो थोड़ा सा समय ज्यादा लगा है इसके अंदर, लेकिन मुझे रेट करना लेक्चर, मुझे YouTube पे बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो YouTube पे मुझे एक बार प्लीज बता देना कि आपको कैसा लगा है लेक्चर, कुछ समझ में आया भी है या मैं फालतू ही अपना गला फाड़ रहा हूं यहाँ पे, अगर ये YouTube पे आ जा रहा है तो। और एप्लीकेशन वाले बच्चे तो कमेंट में भी मुझे बताएंगे, मैं एक ही बार में देखूंगा सारों के, अभी नहीं देख रहा हूं। समझ आ गई बात आपको। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और थी आपके लिए, अगर हिंदी मीडियम में लेक्चर चाहते हो तो मुझे बता दो। हिंदी मीडियम में मतलब मैं NCERT भी हिंदी की लगाऊंगा, मैं लिखूंगा भी हिंदी ही, बस बोलूंगा, मतलब बोलूंगा भी हिंदी, जैपनीज नहीं बोलने वाला हूं। तो मुझे एक बार बता देना, कमेंट्स में बता देना, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो तो खैर हिंदी में नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर किसी को YouTube पे चाहिए सीधे सीधे तो प्लीज मेंशन कर दो अपना कमेंट कि हाँ सर हिंदी में चाहिए, मैं देख के हिसाब से मैं चैप्टर बना देता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले ये देखिए कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली चीज होगी जिसे हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। मैंने क्या वर्ड बोला है, होमोपॉलीसैकेराइड। और दूसरी चीज को मैं क्या बोलूंगा बच्चे, दैट इज सिंपली नोन एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब आपको हेटेरोपॉलीसैकेराइड के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है क्योंकि उनके सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं और वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, तो पहले उसी को निपटाते चलते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हायालुरोनिक एसिड, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सबसे पहले नाम नोट करो इसको, हायालुरोनिक एसिड। तो पहला ये हो गया हायालुरोनिक एसिड, ये आ गया। दूसरा नोट करो फटाफट से, क्रिएटिन सल्फेट। एक और ले लीजिए, क्रिएटिन सल्फेट। मैं इनके स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं इनके नहीं दे रहा हूं। एक हो गया हिपेरिन, एक हो गया आप लोगों के लिए हिपेरिन। लेकिन होमोपॉलीसैकेराइड में जो आप पढ़ेंगे उनके आपको स्ट्रक्चर भी देखने होंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगी होमोपॉलीसैकेराइड में। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे होमोपॉलीसैकेराइड में, देखो ध्यान से देखना, हम सबसे पहले लेंगे स्टार्च। हम सबसे पहला कौन सा लेंगे, स्टार्च लेंगे। आदत के मुताबिक आप अच्छे से जानते हैं कि दूसरा हम लोगों को कौन सा लेना है, सेल्यूलोज लेना है, ठीक है ना, सेल्यूलोज। इसके अलावा हम लोग कौन सा रखेंगे, काइटिन रखेंगे, काइटिन रखेंगे, है ना, काइटिन रखेंगे, वो पढ़ना ही है सिर्फ काइटिन के बारे में, ठीक है ना। और एक और लेंगे जिसको हम लोग सिंपली क्या बुलाते हैं, इन्यूलिन बुलाते हैं। इन्यूलिन भी आप जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल है, और मैंने अगर आपको किडनी पढ़ाई है तो मैंने आपको बोला था कि GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी में क्या, इन्यूलिन। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। एक चाहो तो लिख सकते हो जिसे हम लोग डेक्स्ट्रिन बोलेंगे, DEXTRIN, डेक्स्ट्रिन। ये डेक्स्ट्रोज नहीं है बच्चे, दिस इज डेक्स्ट्रिन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या ले रहा हूं। अब बहुत आसान है, अब बहुत जल्दी निपट जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि अब तो खत्म होने के कगार पे है, बस कहानी खत्म। वो मोनोसैकेराइड वगैरह वही समझाना बड़ा मुश्किल था कि एपीमर कौन है, एनोमर कौन है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कहां H है, कहां OH है, कौन D है, कौन L है, आया समझे। वो थोड़ा मुश्किल था, उसको एक बार और ढंग से देख लेना, नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, दिस इज सिंपली योर स्टार्च। पेपर चेंज करते हैं, स्टार्च पे आते हैं, चलिए। मुझे भी आज शादी में जाना है, नाश्ता ना निकल जाए कहीं, तो इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूं, जल्दी करिए। सो दैट इज सिंपली योर स्टार्च, STARCH, दैट इज स्टार्च। अब प्लीज ये मत पूछना कि ये स्टार्च है क्या, अगर तुमने ये पूछ लिया तो इसका मतलब मेहनत बर्बाद, सारे पैसे बर्बाद कर दिए आपने। स्टार्च क्या है ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। आपने देखा होगा कि चावल में आप खाते हो स्टार्च है, ये वो एंड ऑल। समझ गए मेरी बात। चलिए अब स्टार्च में हम ये बताने की कोशिश, अच्छा मैं यही लिख देता हूं, पहले मैं यही लिख दूं, स्टार्च क्या है, होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब इसमें सर जितनी भी सब यूनिट होंगी, जितना भी बिल्डिंग ब्लॉक इसके अंदर होगा तो वो होगा सेम ही, उसको आप अलग नहीं रख सकते क्योंकि आपने होमो बोला हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसमें आप लोग रखेंगे किसको, अल्फा डी ग्लूकोज को। तो इसमें आप रखेंगे अल्फा
डी ग्लूकोज को। अब मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको यह समझाना है कि जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। बस आपको यह पॉइंट समझ में आना चाहिए, ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं स्टार्च की बात करूंगा तो पहले नंबर के कार्बन पर मुझे H ऊपर रखना पड़ेगा, OH नीचे, लेकिन सेलुलोज की जब तुम बात करोगे तो फिर मुझे OH ऊपर रखना पड़ेगा और H नीचे। आ गई बात समझ में आप लोगों को? मैंने आपको समझा दिया था एनोमेरिक फॉर्म में। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो अब वापस वहीं पहुंचते हैं। अब स्टार्च को ध्यान से देखो तो मैं इसके आगे ही यहां लिख दे रहा हूं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। पहली चीज ये डन, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये मिलेगा कितने फॉर्म में, ये मिलेगा कितने फॉर्म में, ये दो फॉर्म में मिलेगा। और ये दो फॉर्म कौन कौन से होंगे? नंबर 1, पहले वाले को तुम लोग बोलोगे अमाइलोज और दूसरे वाले को तुम लोग बोलोगे अमाइलोपैक्टिन। बस ये दो नोट कर लो आप लोग, इट कुड बी फार गुड फॉर यू। सो दैट इज सिंपली योर अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन लगभग 80% के आसपास काम करेगा या होगा, और अमाइलोज मात्र कितना 20%, क्योंकि इतना ही तो बच रहा है अब अमाइलोज। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे इसके अंदर एक चीज आपको और समझानी है, और वो ये है कि जो अमाइलोज है ये एक्चुअली अनब्रांच्ड चेन है, अनब्रांच्ड चेन है। इसका मतलब चेन ऐसे हो सकती है लेकिन उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, ब्रांचिंग नहीं होगी। लेकिन इधर की बात करोगे तो आप इसे कहेंगे दैट इज सिंपली योर ब्रांच्ड चेन। ये ब्रांच होगी और ये अनब्रांच होगी। दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, ग्लूकोज कौन सा लगा हुआ है? अल्फा डी। अब एक बात बताना छोटी सी, लिंकेज को क्या बोलोगे? लिंकेज को क्या बोलोगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। गलत तो नहीं बोला मैंने? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1 मिनट के अंदर अंदर देख लेते हैं कैसे। ऐसे करके ये आया, ये आया, उसके बाद में मैं हटा दूंगा इसको। अभी ये कार्बन नंबर काउंट करा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहां छठा। तो पहला नंबर का कार्बन, चौथे नंबर का कार्बन, बीच में ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन वाटर मतलब पानी निकल गया है यहां से। तो आपको समझ में आ गया कि अब ऐसे ही मैं इधर को जोड़ता चला जाऊं, भाई इधर को मैं जोड़ता चला जाऊं, ऐसे करके मैं जोड़ता चला जाऊं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत लंबी चेन बन जाएगी। तो फिर उस चेन का कोई तो सिरा होगा, अरे उस चेन का कोई तो सिरा होगा जो एंड में जाके खत्म होगा, और उसके पहले नंबर के कार्बन पे, माइंड माय वर्ड्स, उस सिरा के पहले नंबर के कार्बन पर एक OH फ्री मिलेगा, और वो OH फ्री अगर होगा तो वो क्यूप्रिक को क्यूपरस में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर जो मैं स्टार्च बना रहा हूं क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, द आंसर इज यस। कुछ क्लियर हुआ? आई थिंक आपको हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको पहले हटा ही देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। अब समझते रहिए मेरी बात को ध्यान से। तो अब बताइए मुझे इसके अंदर बॉन्ड कौन से होंगे इसके अंदर? तो क्या बताएंगे आप लोग? आप इसमें कहेंगे अल्फा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज सिंपली योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहली बात ये होगी। दूसरी चीज ये है कि ये चेन आप लोगों को इस तरीके की मिल सकती है। दिस इज नॉट ब्रांच्ड। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? ये ब्रांच नहीं है, इसको मैंने हेलिकल फॉर्म बोल दिया है, तो दिस इज नॉट ब्रांच। तो ये ब्रांच नहीं है। तो अगर हम स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ ट्रीट करें तो वो अपने इन हेलिसेस में किसको ट्रैप कर लेता है? आयोडीन को ट्रैप कर लेता है। कौन सी फॉर्म? अमाइलोज वाली, क्योंकि वो दोनों में मिलता है, अमाइलोज भी अमाइलोपैक्टिन भी। तो अमाइलोज क्या करेगा? ये आई 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 मतलब आयोडीन को ट्रैप कर लेगा एंड गिव्स, लिखो इसको जल्दी से, एंड गिव्स ब्लू कलर। अगर मैं स्टार्च को आयोडीन के साथ ट्रीट कराऊं तो मुझे किस तरह का कलर देखने को मिलेगा? ब्लू कलर देखने को मिलेगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर हो गया? चलिए अब इधर बताइए, इधर क्या है? तो क्या बोलेंगे अब इधर? आप ये कहेंगे कि सर इधर जो चेन है वो कैसी है? ब्रांच्ड है। तो ये मान लो इधर से ऐसे करके निकल गई, तो फिर यहां से ये ऐसे करके निकल गई, ऐसे करके निकल गई, ऐसे करके निकल सकती है, ऐसे करके निकल सकती है। समझ आई बात आपको? तो ये यहां पर जॉइंट पॉइंट है, ये जॉइंट पॉइंट है, ये जॉइंट पॉइंट है, ये जॉइंट पॉइंट है, ये जॉइंट पॉइंट है। तो इसको मैंने क्या बोला है? ये ब्रांच्ड हो गया। क्या बोला आप लोगों ने? इसको ब्रांच्ड हो गया। और ये किस तरह का कलर देता है? ध्यान से देख लीजिए, गिव्स रेड कलर। ये आपको कैसा देगा? गिव्स रेड कलर। अब मुझे आप लोगों को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझानी है। पहले तो ये दो बातें आप नोट कर लो। अगर आपने ये दो चीजें नोट कर ली हैं तो पहली चीज तो मैं आपको ये लिख दूं यहीं पे, वो ये कि अमाइलोपैक्टिन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यस। तो यहां से आप लोगों की छोटी छोटी सी चीज लिखनी है, अमाइलोपैक्टिन इज मच सिमिलर टू
ग्लाइकोजन। अब प्लीज ये सोच लो दिमाग से कि मैंने ग्लाइकोजन क्या वर्ड बोला है। ग्लाइकोजन वर्ड आप भी जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज को जब हम स्टोर फॉर्म में लेके जाते हैं तो मसल्स में, दूसरा लिवर में, ये ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में स्टोर होती है। तो ग्लाइकोजन भी क्या है, वो भी अमाइलोपेक्टिन की तरह ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच्ड है, ये थोड़ा कम ब्रांच है, बस इतनी सी बात है। अब मैं आपको बड़े काम की एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। कहां गया भाई, कहीं है नहीं है? अरे यार ये डायग्राम कहां चले गए, होने तो चाहिए। हाँ है ना, ये देखो, ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूं। एक बात बताओ छोटी सी, थोड़ा सा छोटा करके कर्सर मैं समझा रहा हूं आपको, ये बताना जरा मुझे, ये ऐसे 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 और ऐसे है ना। फिर आपने कहा इसको यहां 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 यहां, और ये यहां पर क्या रखा हुआ है, CH2OH रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं, अरे 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 ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ ऐसे कैसे नहीं, कोई बात यार, बनाते हैं ना यहाँ, ध्यान से देखो, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये इधर 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 इधर, ये आ गया आपके पास में CH2 एंड दिस इज सिंपली OH। यहां पर क्या होगा बच्चे, अब आप देखो, ये ध्यान से देखना, इसको अगर मैं इसके साथ बगल में यहां रख दूं, फिर इसके साथ में तीसरी यूनिट यहां रख दूं, फिर उसके बाद में एक यूनिट यहां भी रख दूं, तो अब मुझे एक बात बताओ आप कि इन सबके बीच में अगर तुम्हें बॉन्डिंग करनी पड़ जाए, है ना, सबके बीच में अगर बॉन्डिंग करनी पड़ जाए, ऑक्सीजन यहां, इसके साथ ऑक्सीजन यहां, इसके साथ ऑक्सीजन यहां, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? मैं आपसे ये बॉन्ड पूछूंगा कि आप मुझे जल्दी से ये बॉन्ड के बारे में बताइए। तो इस बॉन्ड के बारे में आप क्या बताओगे, आप कहोगे अल्फा 1 4 लिंकेज। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके छठा कार्बन देखो कहां पर है। तो आंसर शुड बी कि सर छठा कार्बन ये है, छठा कार्बन ये है, छठा कार्बन ये है, छठा कार्बन ये है। आ रही बात समझ में आपको, छठा कार्बन ये आ गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे अब एक चेन और लगानी है इसमें, अब मुझे एक चेन और लगानी है, और वो चेन जो होगी, वो चेन कैसे होगी, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखने की कोशिश करना कि वो चेन, मान लो मैं यहां से लेता हूं, सपोज करो कि मैं इसको कॉपी करके यहां लेके आता हूं, ये एक चेन और आई, लेकिन अब मुझे इस चेन को इसके साथ में ब्रांचिंग बनानी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताना क्या है, तो आप कहोगे सर सीधी ग्लूकोज की चेन है। ये क्या है इसके अंदर, आप कहोगे सर ये ग्लूकोज लगे हुए हैं, ये ग्लूकोज लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं मुझे अब ऐसे भी चेन लगानी है जो इसके साथ जुड़े, इसके साथ जुड़े और इसके साथ जुड़े, तो मुझे अब यहां पे चेन लगानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, ये वाला, तो आप कहोगे सर वही, ये पुराना वाला, इतनी देर से तो बोल रहे हैं हम लोग 1 4 लिंकेज 1 4 लिंकेज 1 4 लिंकेज। लेकिन जब ब्रांचिंग होगी, अरे कुछ समझो, कुछ समझो, वक्त बहुत कम है तुम लोगों के पास। अगर ब्रांचिंग होगी तो पहले मुझे यहां पे इसके लिखने दो, यहां पर सर OH होगा, यहां पर H होगा, क्योंकि ब्रांचिंग उधर को गई है तो पहले नंबर के कार्बन पर तो OH फ्री है ना। तो अब अगर तुम इसको ब्रांचिंग कराना चाहते हो तो फिर करोगे तुम ये कि सर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो, फिर इसको लेके आओ और इस वाले के साथ यहां जोड़ दो। ध्यान से देखना, यहां आ रहा है कुछ समझ? फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि कैसे जोड़ा तुम लोगों ने, तो आप कहोगे सर ये वाला OH और ये वाला OH, इन दोनों की ब्रांचिंग यहां और यहां से O और यहां ये ऐसे करके जुड़ा। बोलो कुछ आया समझ या नहीं आया, बस इतना बता दो मुझे। तो अब मुझे बताओ ये लिंकेज कौन सा हुआ, क्या बताओगे आप लोग? व्हाट यू आर सपोज टू टेल यार, जल्दी बोलो, ये कौन सा लिंकेज हुआ? तो आप कहोगे सर अल्फा 1 6 लिंकेज। आया समझ? देखो ये 1 है और ये 6 है, तो इसका मतलब अल्फा 1 6 लिंकेज। अब जल्दी बोलो, ये 1 6 लिंकेज सिर्फ और सिर्फ, मैं यहां लिख दे रहा हूं तुम्हारे बंद दिमागों के लिए, ये सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पर मिलेगा, ये सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पर मिलेगा, ब्रांचिंग पॉइंट पर मिलेगा। अब देख लो ध्यान से, मैंने क्या वर्ड बोला है आपके लिए, ब्रांचिंग पॉइंट पे। इसका मतलब ब्रांचिंग जहां हो गई वहां 1 6, लेकिन आगे को जो ये चेन ऐसे करके बढ़ गई तो वहां तो 1 4 ही होंगे। अरे आ रहा समझ? अब आप कहोगे सर यहां से चेन जोड़ सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल जोड़ सकते हो, तो यहां से फिर 1 6 लगा दो। अब ये डायग्राम इधर देख लो आप लोग, देखो ये ग्लूकोज चेन ऐसे करके जुड़ गई, लेकिन इसने यहां से 1 6 पॉइंट लिया और इधर को जोड़ दिया, फिर यहां 1 6 पॉइंट लिया, इधर को जोड़ दिया,
फिर यहां 16 पॉइंट लिया, इधर को जोड़ दिया, ऐसे ही एक 16 पॉइंट यहां लिया, इधर 16 यहां 16 यहां। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आपकी एनसीईआरटी आपको ये डायग्राम देती है, मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी आपको ये डायग्राम देती है और वो ये पूछती है कि जरा इस पिक्चर में देख के बताओ 16 लिंकेज कितने हैं, क्या बताएंगे आप? 16 लिंकेज कितने हैं क्या बताएंगे आप? तो क्या कहेंगे, पहले इसके आप ब्रांच देखो कितनी है, 1 2 3, 3 ब्रांच, 4 5 6, टोटल ब्रांच पॉइंट कितने आ गए? ब्रांच कितने हैं देखना जरा, 6 ब्रांच आ गए। अब इसके फ्री एंड देखो कितने हैं, तो फ्री एंड देखो, यहां से देखो ऐसे करके आओगे तो एक फ्री एंड, 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है उसमें आपको 16 लिंकेज बताने हैं कितने हैं, तो आपको बस ये बोलना है कि सर उसके फ्री एंड देख लो कितने हैं, फ्री एंड से एक कम। अब अगर तुमने मुझे बोला सर ब्रांचिंग यहां नहीं हो सकती, हो सकती है, क्या यहां नहीं हो सकती, हो सकती है, यहां नहीं हो सकती, हो सकती है, तो मुझे अब जरा लिंकेज बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिंकेज आ गए। अब फ्री पॉइंट देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा समझ? तो इसका मतलब जितने उसके फ्री पॉइंट होंगे उससे एक कम क्या होगा, 16 लिंकेज होगा। और 16 लिंकेज सिर्फ और सिर्फ कहां लगाओगे, जहां ब्रांचिंग पॉइंट है, बस वहीं, कहीं और मत डाल देना, क्योंकि बाकी जगहों पर तो चेन सीधी जा रही है, और जब चेन सीधी जा रही है तो बहुत सीधी सी बात है कि वहां पर 14 लिंकेज होगा। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब ये बताओ ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है, तो आपने कहा सर ग्लाइकोजन का है, लेकिन मैंने इसको स्टार्च में क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने पीछे अभी लिखा हुआ है क्या कि स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, इट इज मच सिमिलर टू ग्लाइकोजन। शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई है, शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग यहां पर, बस फाइनल हो रहा है लेक्चर, तो यहां आ जाओ वापस। तो अब मुझे बताओ सेलुलोज के बारे में क्या बोलोगे आप लोग, मैं यहीं से बता दे रहा हूं अब आपको, अब क्या ही बोलूं अब इसके बारे में, तो जल्दी सेलुलोज के बारे में बोलो। सेलुलोज आप ये कहोगे कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है। इसका मतलब यह हुआ कि 9 ब्रांच, देखो स्टार्च में ब्रांच है लेकिन सेलुलोज में ब्रांच नहीं है, सेलुलोज में नहीं है, तो फिर ब्रांच किसमें है वो मैंने लिखना भूल गया, यहां पे मैं लिख देता हूं, लो ब्लैक कलर से, कलर ब्लैक ले लेते हैं, ये वाला एक और है यहां पर जिसे आप लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन, उसको तो आप भूल ही गए, ग्लाइकोजन, तो इसको यहीं लिखो आराम से। इसे क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर ये तो ब्रांच है, इसके बारे में तो क्या ही बोले, ये तो ब्रांच है, और ये कहां मिलेगा, स्टोर्ड इन कहां बच्चों जल्दी बोलो, लिवर एंड मसल्स में। अगर मेरे सर्कुलेशन के चैप्टर आपने देखे हैं तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई हुई थी कि अगर ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो लिवर के 5% में होगा, वेट के 5% में, और मसल के वेट के 1% में होगा। तो ज्यादा कहां स्टोर हुआ, तो जिन लोगों ने लिवर बोला है वो चपेट मार लें, अपने खुद से मार लें, हैं? लिवर का 1%, लिवर के वेट का 5% स्टोर होगा और मसल्स के वेट का 1% होगा, तो परसेंट 1 है, लेकिन भैया मसल्स भी तो बहुत ज्यादा है, समझो लिवर तो इत्तू सा है, वो कहां है, तो ज्यादातर कहां स्टोर होती है, वो मसल्स में स्टोर होती है। आगे आइए, व्हाट डू यू मीन बाय काइटिन हियर, तो काइटिन क्या है, काइटिन के बारे में क्या बताया गया था, एनसीईआरटी की लाइन है, अभी मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इसको नोट कर लो आप आराम से। फिर एक चीज आपको दिखाई गई है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनुलिन, देखो मैंने ये इंसुलिन नहीं लिखा है, माइंड माय वर्ड्स, अगर कहीं गलती हो गई और उसने लिख दिया कि इनमें से बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ इंसुलिन और एक ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज, तो तुम इनुलिन के चक्कर में इंसुलिन मार के आ गए, 5 नंबर बर्बाद हो गए तुम्हारे, क्योंकि आंसर नन ऑफ दीज था। क्यों था नन ऑफ दीज, बोलो भाई, कोई है, कोई नहीं है, अरे चैट ओपन है, चलो जो भी। तो यहां पर क्या करोगे तुम लोग, इनुलिन नहीं बोलना है, सॉरी इंसुलिन नहीं बोलना, इंसुलिन क्या है, वो तो हार्मोन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, जब हम लोग स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं तो स्टार्च कैसी फॉर्म हुई, ये वाली देखो, ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, यही तो स्टार्च हुई। तो जब हम लोग स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं तो ये बात आप जानते हैं कि स्टार्च के डाइजेशन में जब वो टूटता है तो ये जॉइंट वाले पॉइंट जहां बचते हैं, ये देखो ध्यान से, ये जॉइंट वाले पॉइंट ऐसे ऐसे करके जो बचेंगे, ऐसे ऐसे, ये वाले ऐसे ऐसे, इन्हें हम लोग डेक्स्ट्रिन कहते हैं, इन्हें हम लोग डेक्स्ट्रिन कहते हैं। इस स्टार्च के डाइजेशन के दौरान ये मिलेंगे। हम लोग डेक्स्ट्रिन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग इनुलिन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बस एक बार पैराग्राफ पे घूम जाओ और बात को खत्म करते हैं। चलिए, लेक्चर इज
एंड आगे इसके बाद मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे सीधे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे, और उसके बाद में बायोटेक। सुनो, पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। तो आप लोग कान में जो बेड डाल के साफ करते हो ना कान को, तो उसमें जो रुई लगी होती है कॉटन, उसको निकाल के देखो, एक धागा निकाल के देखो, और वो एक धागा जो होगा वो लिटरली क्या है, इसमें लिखा हुआ है लिटरली अ कॉटन थ्रेड, दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इसका मतलब ग्लूकोज हो सकता है, या अल्फा डी हो सकता है, या बीटा डी हो सकता है। आगे फॉर एग्जांपल सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, और वो क्या है, ग्लूकोज है। अब ये मत बताना मुझे, या बताइए दो चलो कौन सी ग्लूकोज होगी, होगी तो डी, लेकिन अल्फा होगी या बीटा होगी, वो बीटा होगी। स्टार्च में कौन सी थी, अल्फा थी। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आगे देखिए, सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। तो स्टार्च कहां पर स्टोर होता है, प्लांट टिश्यू के अंदर स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर होता है। आप प्लांट फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस किया तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज अब ट्रांसफर ऐसे नहीं होता, पहले वो सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, वो सुक्रोज से ट्रांसफर होता है, फिर वो फाइनली जाके तो ग्लूकोज किस में बदलेगा, फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज फाइनली फिर किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में कन्वर्ट होगा। अब मुझे आपको ये नहीं समझाने की जरूरत है कि स्टार्च में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, जबकि सुक्रोज क्या है, वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है। अगर मुझे मौका मिला, जिंदगी ने अगर ये मौका दिया कि मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊं, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, और नहीं दिया तो फिर छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड, जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, ग्लाइकोजन इज मच सिमिलर विद किसके साथ में, अमाइलोपेक्टिन के साथ में। आगे बढ़िए, इनोलिन, हाँ ये बड़ी कहानी कमाल की है। देखो, इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टार्च में ग्लूकोज लगा हुआ है, सेलुलोज में ग्लूकोज लगा हुआ है, काइटिन के अंदर क्या लगा हुआ है, मॉडिफाइड शुगर लगी हुई है। लेकिन अब अगर आपसे वो इनोलिन पूछ ले, तो इनोलिन में बच्चे ग्लूकोज नहीं लगा हुआ है, उसमें कीटोन शुगर लगी हुई है, और उस कीटोन शुगर को हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। याद आ गया, हेक्सोज है, 6 कार्बन वाली है, लेकिन कीटोन है। तो इनोलिन किसका पॉलीमर हुआ, वो फ्रक्टोज का हुआ। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से, मान लो जैसे ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। तो बताओ मुझे, राइट एंड इधर, ये हाथ से इधर देखो, राइट एंड इधर वाला एंड जो था वो रिड्यूसिंग क्यों कहलाया, मैंने आपको बोला अभी, वो रिड्यूसिंग इसलिए कहलाया क्योंकि उसके 1 नंबर के कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फ्री है, तो वो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देगा, कॉपर का क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग। लेकिन जो लेफ्ट एंड है उस पे तो पहले कार्बन पे पहले ही क्या हो चुका है, बाइंडिंग हो चुकी है, तो इसका मतलब वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, सो इट सिंपली मींस कि वो क्या नहीं होगा, रिड्यूसिंग नहीं होगा। देखो लिखा हुआ है, एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज में या कोई चेन अगर लंबी सी आपको दिखाई गई है, तो उसमें रिड्यूसिंग एंड कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा। तो इधर से देखिए मेरी पीठ की तरफ से, अगर मैं सामने से उसको देख रहा हूं, तो इधर की तरफ देखेंगे तो रिड्यूसिंग एंड है, इधर की तरफ देखेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, क्योंकि इधर राइट है इधर लेफ्ट है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं नॉन लिविंग चीज की। समझ आई मैंने क्या वर्ड बोल दिया। जब हम नॉन लिविंग चीज को देख रहे होते हैं तो आंखों से देख के राइट एंड लेफ्ट शो करेंगे। कैसे, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर आपने ये चीज बना रखी है जिसमें एक तरफ आपने लिखा है L, या मान लो A, एक तरफ लिखा है आपने B। अब आप मुझसे पूछोगे सर देख के बताना A लेफ्ट में है या B लेफ्ट में है, क्या बोलोगे आप। तो मैं ये कहूंगा पहले मुझे आंखों से देखने दे। तो मैंने ऐसे करके किया, फिर मैंने कहा ये जो B है क्योंकि मेरे देखने पर ये मेरे राइट में आ रहा है, और ये L है क्योंकि ये देखने से मेरे L लेफ्ट में आ रहा है। तो इस तरह की बात समझ में आ गई आप लोगों को। लेकिन अब अगर मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम मुझे सामने से देखो और अब मुझे बताओ मेरा राइट हार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट हार्ट कौन सा होगा, तो मेरा ये हाथ कौन सा है, अरे जल्दी सोचो, ये राइट है ना, तो मेरा राइट इधर होगा, सामने से देख रही हूं ना, जबकि इधर मैंने लेफ्ट रखा हुआ है। ये मेरा लेफ्ट है, तो मुझे जब तुम ऐसे करके देखोगे ना तो फिर ये राइट मेरा इधर जाएगा, राइट हार्ट मेरा इस साइड में है, नहीं सॉरी लेफ्ट मेरा इस साइड में, लेफ्ट हैंड की तरफ। लेकिन नॉन लिविंग चीजों को हम लोग ऐसे देखते हैं। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो रहने दो, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, वैसे ही कमजोर है, कहीं फटफटा ना जाए। आगे बढ़ो। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। तो स्टार्च फॉर्म हेलिकल, मैंने आपको ये भी बताया था, स्टार्च क्या बनाता है, हेलिकल बनाता है, इसमें अमाइलोज में। और हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि मतलब हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल, वो आयोडीन को पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, और इसीलिए लिखा है कि इन द हेलिसेस और द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर। वो कलर कैसा दे देगा आप लोगों को, ब्लू देगा। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, सेलुलोज आपको ब्लू कलर नहीं देता, मैं आपको बता चुका हूं, एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2।
इसीलिए वो I2 को नहीं पकड़ सकता। इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है ये मैं आपको अभी अभी कहीं ना कहीं समझा चुका हूं, मुझे नहीं पता कहां गया, वो होना तो चाहिए था। ये है देखो, ये अरे कहां रह गया, ये है ना, ये देखो, इससे आगे वाला मैं आपको ये समझा चुका हूं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट यहां पर कंप्लीटली डन हो जाता है। 2 लेक्चर लग गए मेरे बच्चों, लेकिन वो बहुत बढ़िया थे। मुझे लगता है कि उम्मीद से ज्यादा मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। तो 2 लेक्चर आपने ढंग से पढ़ लिए, इनको पढ़ लो। इसके जस्ट बाद में सबसे खतरनाक चीज अब डालने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी। मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनेबल टू गेट एक्चुअली व्हाट डज योर एनसीईआरटी वांट्स टू से। सीरियसली आप नहीं समझ पाते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रही है आपकी एनसीईआरटी। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उलझ जाते हो तुम उसमें। लेकिन कोशिश करिए और यकीन रखिए मुझ पे और अपने आप के ऊपर भी रखिए कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज समझाने वाला हूं, है ना। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, आज 7वां लेक्चर हम लोगों ने कवर किया है। 7वां लेक्चर, 1 मिनट, ये 7वां नहीं है, ये 8वां लेक्चर है जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अरे ये तो मैंने गलत ही कर दिया है कि जी ये तो मुझे करना पड़ेगा। दिस इज नॉट 7, दिस इज एक्चुअली 8। यस, ये 8 लेक्चर है। क्लियर हो गया? सो दिस इज सिंपली योर 8 लेक्चर। फाइन, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।